हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि एक कण का प्रारंभिक वेग जो है इतना है तथा त्वरण इतना है। 10 सेकेंड बाद इसकी चाल क्या होगी। तो देखिए v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पे v बराबर हो जाएगा 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j। ठीक है, उसके बाद होगा आपको प्लस में 0.3i प्लस 0.4j। ठीक है, इंटू में क्या होगा 10, इंटू में 10, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर और इंटू में क्या होगा, इंटू में हो जाएगा 10। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, तो यानी ये हो जाएगा आपको ये भी यानी ये हो जाएगा कितना √25, √25। देखिए ये हो जाएगा √25 प्लस √0.25 इंटू 10। ठीक है, इंटू 10, यानी ये हो जाएगा v बराबर 5 प्लस 0.5 गुने 10, यानी v का मान कितना निकल गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ एक से छोटा तथा एक के बराबर होता है वह है। तो देखिए ये जो है एक से अधिक, एक से कम या एक से बराबर होता है प्रथम श्रेणी, यानी फर्स्ट ऑप्शन, तो प्रथम श्रेणी का। ठीक है, एक से अधिक होता है द्वितीय श्रेणी का, एक से कम होता है प्रथम श्रेणी का। तो एक से अधिक, एक से कम या एक से के बराबर ये होता है प्रथम श्रेणी का, और एक से अधिक होता है द्वितीय श्रेणी का, एक से कम होता है प्रथम श्रेणी का। नेक्स्ट फिर है कि पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। 113 का होगा दूसरा ऑप्शन, यानी उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व। ठीक है, तो देखिए 113 का होगा दूसरा कि गुरुत्व हमेशा नीचे की ओर कार्य करती है। गुरुत्व हमेशा नीचे की ओर कार्य करती है। स्पष्ट है कि नीचे से ऊपर की ओर उड़ान भरने में पृथ्वी के गुरुत्व के कारण अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, तो उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो तीसरा ऑप्शन, यानी बुनसन बर्नर। तो देखिए बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई असंपीड्य और जो है अक्षयान द्रव को धारा रेखीय प्रवाह में होता है तो इसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है। इस सिद्धांत से प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। ठीक है, बुनसन बर्नर आंधी में छप्पर का जो है उड़ना, गेंद का स्पिन होना आदि बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, रेलगाड़ी की जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है। इसका कारण 115 का 2 डॉपलर प्रभाव। तो कान द्वारा सुनी गई ध्वनि को जो है आवृत्ति में आभासी परिवर्तन डॉपलर के प्रभाव के सिद्धांत से संबंधित है। बिग बैंग थ्योरी डॉपलर के प्रभाव से संबंधित है। रेडियो डॉपलर के प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, यदि 10 सेकेंड में बस की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 72 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाती है तो इसका त्वरण कितना होगा। तो देखिए 116 का होगा आपको कि u बराबर दे दिया गया है आपको 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर पर सेकेंड। v बराबर है 72 किलोमीटर पर आवर और 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे t भी दे दिया गया है 10 सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। तो त्वरण a बराबर v माइनस यू, यानी अंतिम v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पे हो जाएगा
मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ पे हो जाएगा भी यानी अंतिम यानी 20, यहाँ पे हो जाएगा आपको 20 माइनस 10/10 यानी 10/10 करके कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 72 को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुना कीजिएगा तो 18 चौक 72, 5 चौका 20 आ जाएगा। ठीक है, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग होगा 36 गुने 5/18 कीजिएगा तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 होगा, तो 20 माइनस 10। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा आपको इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि दो कण एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाते हैं, उनके बीच की दूरी को अपरिवर्तित रखते हुए प्रत्येक कण का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाता है, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा? तो राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, 4 गुना। ठीक है, क्या होगा 4 गुना? मान लीजिए कि द्रव्यमान m1 और m2 है, तो उसके बीच की दूरी r है। अब द्रव्यमान दोगुना हो गया है जबकि दूरी समान है, तो F बराबर क्या होता है? G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी 4 बल यानी 4 गुना, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि बंदूक से चलाई गई 20 ग्राम की गोली के संवेग का द्रव्यमान 10 किग्रा मीटर पर सेकेंड है। इस गोली की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 118 का होगा तीसरा ऑप्शन, 2.5 किलो जूल। क्या होगा? 2.5 किलो जूल होगा। तो संवेग, तो यहाँ पे देखिए संवेग जो है रो बराबर संवेग दे दिया गया कितना? तो 20 किलोमीटर पर सेकेंड। द्रव्यमान दे दिया गया 20 ग्राम यानी 0.02 kg। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है आपको रो बाई 2m। ठीक है, यानी 10 का स्क्वायर बट्टा में 2 इंटू 0.02। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी 100 बट्टा में 0.04। ठीक, यानी हो जाएगा 2500 जूल। कितना? 2500 जूल कहे तो 2.5 kg जूल यानी 2.5, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है कि एक अन्वेषक दल समुद्र तल पर एक अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेजता है। सिग्नल 4 सेकंड में वापस प्राप्त हो जाता है। यदि समुद्र के जल में ध्वनि की चाल जो है 1500 मीटर पर सेकंड है, तो समुद्र की गहराई कितनी है? तो यहाँ पे देखिए समुद्र की गहराई, तो कुल समय है 4 सेकंड, गति है 1500 मीटर पर सेकंड, तो समुद्र तल तक पहुँचने का समय है आपको, पहुंचने का समय 2 सेकेंड। ठीक है, पहुंचने का समय, तो d बराबर क्या होगा? होगा आपको s गुने टी यानी 1500 गुने 2 यानी 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, कितना होगा? ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 120। कहता 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश को प्रवाहित करने में जो है किया गया काम। तो 120 में यदि देखें तो देखिए यहाँ पे विभवांतर दे दिया गया 13 वोल्ट। ठीक है, आवेश दे दिया गया है 5 कूलम। तो W बराबर क्या होता है? तो V बराबर होता है W बाई क्यू। V बराबर W बाई क्यू। ठीक है, तो W बराबर V गुने क्यू, W बराबर V गुने क्यू यानी 13 गुना में 5 यानी 65 जूल। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। तो याद रखना है कि कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर होता है विभवांतर गुने आवेश। नेक्स्ट, फिर है कि ऑरेस्टेड द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किए गए प्रयोग के अनुसार यदि तार को चुंबकीय सुई के समानांतर और ऊपर रखा जाता है और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो उत्तर दिशा में रखा चुंबकीय सुई किस ओर मुड़ जाएगी? तो 121 का होगा, देखिए 121 का राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, तीसरा यानी पश्चिम। क्या होगा? पश्चिम। तो सभी 121 का जो राइट आंसर होगा तीसरा यानी दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से चुंबकीय सुई पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से चुंबकीय सुई पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। नेक्स्ट,
कहता है कि दोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन, तो देखिए सभी दोलक जो वेव उत्पन्न करते हैं पीरियोडिक कहलाते हैं। दोलक साइन, ठीक है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्रायंगुलर वेव उत्पन्न करते हैं। दोलक सभी अर्ध स्क्वायर वेव उत्पन्न नहीं करते हैं। नेक्स्ट, फिर है कि 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 41 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात करें। तो देखिए m बराबर है 50, g बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो h बराबर क्या होगा, h बराबर होगा 41 गुने 15 बटा में 100, यानी ये होगा 6.15 मीटर। h का मान निकल गया। तो p बराबर क्या होता है, p बराबर होता है पावर बराबर mgh/t, p बराबर mgh/t। तो m है 50, ठीक है, mg है 10, h है 6.15 और t है 10, ये कट के होगा 307.5 वाट, ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन 307.5। नेक्स्ट देखिए, कहा था कि समूह से संबंधित तत्वों को डी ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है। तो 124 का होगा दूसरा ऑप्शन। तो 3 से 12 समूह से संबंधित तत्वों को आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व के रूप में जाना जाता है। चूँकि डी ब्लॉक तत्व धातुओं और गैर धातुओं के गुणों में संक्रमण दिखाते हैं, इसलिए इसे संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट, फिर है कि अमोनियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन NH4 के होल थ्राइस PO4। तो अमोनियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 के होल थ्राइस PO4, ठीक है। उसके बाद 126, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है, तो क्योंकि इसमें उपस्थित होती हैं। तो 126 का होगा मुक्त आयन। क्या होगा, मुक्त आयन। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें मुक्त आयन उपस्थित होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए NaCl जो है विद्युत धारा Na+Cl- मुक्त करता है। मुक्त Na+ तथा Cl- आयन के कारण से विद्युत धारा प्रवाह करते हैं। इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरणें भी कहते हैं। नेक्स्ट 127, फिर है कि 410 ग्राम जल में 30 ग्राम चीनी को घोल कर एक बिल्ले बनाया जाता है। घोल की प्रतिशत सांद्रता होगी। तो देखिए यहाँ पे, तो घोल में 410 ग्राम विलायक जल में जो है, तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो 30 ग्राम बटा में कुल कितना होगा, तो 410 + 30 यानी 440 ग्राम गुना में 100 एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 6.81%, 6.81%। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 6.81। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है क्योंकि। तीसरा ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर परमाणुओं का आकर्षण बढ़ता है। एक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर आयनन ऊर्जा बढ़ती है क्योंकि बाएं से दाएं आकार घटता है और इलेक्ट्रॉन पर परमाणु आकर्षण बढ़ता है, इसलिए परमाणु के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो जाता है, जिसके आयनीकरण से ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट, फिर है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु का अर्थ होता है मूलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, ठीक है। 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अणु जो है 0.25 मोल होते हैं, तो 6.022 × 10⁻23 × 0.25, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 1.50505 × 10⁻23, 1.505 × 10⁻23, यानी तीसरा ऑप्शन। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट होने वाला है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि देखें 130 है कि 5.6 लीटर एक परमाणुविक गैस STP पर कितने परमाणु धारण करता है। तो परमाणु की संख्या होगा दिया गया आयतन
बट्टा में STP पर 1 मोल की आयतन गुने एवोगाद्रो संख्या, दिया गया आयतन 5.6 और यहाँ पे होगा 22.4, ठीक है। STP पर 22.4 अगुना में 6.022 गुने 10 के पावर 23, ठीक है। तो परमाणु धारण करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 1.5 गुना में 10 के पावर 23 परमाणु, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है कि ब्लास्ट फर्नेस Fe2O3 में Fe किसके द्वारा कम किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी CO कोबाल्ट। तो यहाँ कोबाल्ट जो है अपचायक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। कोबाल्ट जो है अपचायक, जैसे Fe2O3 ये और +3CO गैस, तो ये होगा 2FeS प्लस 3CO2 गैस। तो यहाँ CO जो है अपचायक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से शरीर में जो है निम्नलिखित में से किस अम्ल का निर्माण होता है, तो फर्स्ट लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल जो है C3H6O3 का निर्माण तब होता है जब ग्लूकोज और ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए मांसपेशियों में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती है, इसे अवायवीय चयापचय कहा जाता है। फिर है कि कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक बनाता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। यह तत्व है, तो देखिए यह तत्व है आपको कैल्शियम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घोल ताज़ा यानी जिसे चूने का पानी भी कहा जाता है, इसका उपयोग जो है CO2 गैस के परीक्षण के लिए किया जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद यदि देखें तो कैल्शियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक देता है जो कि जल में घुलनशील होता है तथा जो है लाल लिटमस पदार्थ को नीला कर देता है। कैल्शियम काफ़ी नरम धातु है जिसे पहली बार काटने पर इसकी चमकदार चांदी की तरह सतह होती है। नेक्स्ट, कहता किसी डेयरी संयंत्र में स्वच्छ मक्खन घी बनाने में जो है निम्नलिखित चरण चिन्हित हैं। 134, तो दूध से दही और मक्खन से घी निकालकर रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी कहता भौतिक परिवर्तन ACE और रासायनिक परिवर्तन BD। तो रासायनिक परिवर्तन है BD, यानी फिर से दूध से दही जमाया, फिर मक्खन को गर्म कर स्वच्छ मक्खन घी प्राप्त किया, ठीक है। और भौतिक है दूध पाश्चुरीकृत किया जाता है, दही को अपकेंद्रण में बिलोकर मक्खन अलग किया जाता है, छानकर पैक किया जाता है। तो यहाँ पे होगा कि दूध से दही और मक्खन से घी निकालना रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन, फिर मक्खन वसा और जल का पायस इमल्शन है, गर्म करने पर इमल्शन टूट जाता है और वसा पानी से अलग होकर मोटी परतें बनाती हैं। इस मोटी परत को अलग कर दिया जाता है, यह आमतौर पर घी कहा जाता है। नेक्स्ट, फिर है कि ब्रेड और अन्य बेकरी उत्पादों को बनाने में A का उपयोग किया जाता है और इस तरह प्रक्रिया B कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में A शर्करा को C में विघटित किया जाता है, इस प्रक्रिया को D कहते हैं। D जो है गुंदे आटे में बुलबुले उत्पन्न कर E में वृद्धि करता है, ABCD क्रमशः है। तो 135 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी A जो है यीस्ट है, B किण्वन है, C जो है कार्बन डाइऑक्साइड है और D जो है अवायवीय शोषण है और E क्या है, आयतन है, ठीक है। E क्या है, तो आयतन है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि यीस्ट किण्वन द्वारा शर्करा को अल्कोहल और CO2 में परिवर्तित करता है। 136 है कि हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियाँ होती हैं। 136, तो देखिए 136 का हो जाएगा 136 का तीसरा, केवल रेखित पेशी। तो हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियाँ केवल रेखित पेशी होती है। मानव शरीर में 400 रेखित पेशियाँ पाई जाती हैं। रेखित पेशियों के तंतु में मायोसिन एवं एक्टिन नामक प्रोटीन्स होती हैं। गहरी A एवं हल्की
आई रेखित पेशियों में पाई जाती हैं। रेखित जो पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहते हैं। 137 टीनिया टीनिया सेजीनाटा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है। 137 का दूसरा ऑप्शन चूसक। तो टीनिया सेजीनाटा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इसमें चूसक अनुपस्थित होता है। साथ ही जो है तुंडंक जो है एवं स्कोलेक्स मौजूद होता है। 138 है कि बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है। 138 का तीसरा ऑप्शन यह है कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, नेक्स्ट 139 कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो 139 का होगा 139 का राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, संवहनी तंत्र के बारे में सही नहीं। तो तीसरा ऑप्शन। तो रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। रक्त के तरल आधारी भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएँ आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएँ डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स निलंबित होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन नामक तथा हार्मोन भी होते हैं प्लाज्मा में। तो ये होगा कि रक्त सफ़ेद या लाल संवहनी संयोजी उत्तक है। ये सत्य नहीं है। ठीक है, रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। रक्त जो है एक प्रकार का संयोजी उत्तक। 140 है कि संस्करण विधि को क्यों अपनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन जीवों में वांछित लक्षणों के विकास के लिए। तो संस्करण जो है विभिन्न पौधों के लक्षणों के संयोजन की एक महत्वपूर्ण विधि है। संकरण जीवों की आनुवंशिक सामग्री को नहीं बदलता परंतु यह जीवों के नए संयोजन का उत्पादन करता है। फिर कॉटन मेथड 1716 द्वारा मक्का में पहला प्राकृतिक संस्करण का पता लगाया गया था। 141 निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिसमें पशु और पौधे दोनों के लक्षण हैं कौन है। 141 का होगा फर्स्ट युगलिना। तो युगलिना जो है युगलिना में पौधे और पशु दोनों की विशेषताएं होती है। युगलिना प्रोटोजोआ से संबंधित सूक्ष्म जीवों का एक जीनस है। यह क्लोरोफिल वाले एक कोशिकीय पशु का एक असामान्य उदाहरण है। वास्तविक शैवाल पादप जगत से संबंधित हैं जो सबसे सरल पौधे हैं। नेक्स्ट फिर है कि एक घरेलू मक्खी के पंख और एक गौरैया के पंख निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है। 142 का फर्स्ट अनुरूप अंग। तो घरेलू मक्खी और गौरैया के पंख समान अंगों के उदाहरण है क्योंकि उनकी मूल संरचना अलग है लेकिन इनका उपयोग एक ही उद्देश्य के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि कैक्टस ने रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपने आप को कैसे परिवर्तित किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ABC। तो कैक्टस को रेगिस्तान की गर्म आर्द्र परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित किया जाता है। रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए कैक्टस के निम्नलिखित अनुकूलन है। संशोधित चपटा हरा तना जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करता है और जल का संरक्षण करता है। तना मोम की मोटी परत से ढका होता है जो पानी को बनाए रखने में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की कमी को रोकने के लिए कवर के रूप में पत्तियां मौजूद रहती है। लंबी जड़ें तो पानी को सोखने के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक जाती है। नेक्स्ट 144 है एक व्यक्ति में जो है रुद्ध विकास, चेहरे पर सूजन, बालों का बदरंग होना और त्वचा की बीमारियां दिखे तो निम्नलिखित की कमी के कारण हो सकता है। 144 का होगा दूसरा प्रोटीन। तो देखिए प्रोटीन की कमी से विकास का रुकना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग फीका पड़ना और त्वचा रोग जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। प्रोटीन की कमी वाले रोगी को अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में दाल, चना, अंडे का सफ़ेद भाग, दूध आदि लेना चाहिए। नेक्स्ट 145 है निम्नलिखित में से कौन सा खाद का कार्य नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन मृदा में बीजों की वृद्धि के लिए पुटिका प्रदान करना। तो खाद के लाभ, यह
यह मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का अच्छा स्रोत है। मिट्टी की उर्वरता में सुधार है। प्रभावी लागत है। मिट्टी के कटाव और लिंचिंग को कम करता है। मिट्टी और भौतिक गुणों में सुधार कर जो है संवाहित करता है। मिट्टी की पानी और पोषक जो है तत्व धारण क्षमता में सुधार करता है। खाद से उपचारित भूमि पर लगाई जाने वाली फसलें जो है स्वस्थ फसलें पैदा करती है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन सा उन मानव रोगों का समुच्चय है जो एक विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो 146 का होगा। 146 का राइट आंसर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन, यानी हेपेटाइटिस ए, खसरा, पोलियो, चेचक। हेपेटाइटिस ए, खसरा, पोलियो तथा चेचक उस मानव रोगों का समुच्चय है जो एक विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, फिर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रक का कार्य नहीं है? तो कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के बाहर मौजूद होती हैं। यह कोशिका को आकार और कठोरता देने में मदद करती है। कोशिका भित्ति केवल पौधों में मौजूद होती हैं। कोशिकाओं के आकार एवं सुदृढ़ता प्रदान करता है, कार्य नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करें। तो 148 का हो जाएगा फर्स्ट। 148 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा फर्स्ट, यानी ए एवं S1 सही है और ए का समर्थन S1 करता है। तो यानी जिन पौधों में मूसला जड़ें होती हैं उनकी पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है और S1, ठीक है, S1 हो गया। ए है कि गाजर के पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है, गाजर के पौधों की जड़ में। और जिन पौधों में मूसला जड़ें होते हैं उनकी पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो फर्स्ट हो जाएगा कि ए एवं S1 सही है। फिर है कि पौधे में निषेचन और परागण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 149 का जो राइट आंसर होगा ये होगा फर्स्ट। 149 का राइट आंसर हो जाएगा आपको 149 का फर्स्ट, यानी ए और ई। क्या होगा? 149 का ए और ई, यानी पौधे का अंडाशय परिपक्व होकर फल बनता है। पौधे के बीज ए और जो है क्या था? ए और ई था। ठीक है, ए और ई। तो यह है कि बीजांड में निषेचन संपन्न होता है। ठीक है, तो जिन पौधों की पत्तियों में मूसला जड़ें, देखिए अंडाशय सूखा या मांसल बीज से जो है घिरा एक फल परिपक्व रूप है। निषेचन तब होता है जब शुक्राणु कोशिकाओं में एक डिंब के अंदर अंडे के साथ फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो बीजांड में निषेचन उत्पन्न होता है और पौधे का अंडाशय परिपक्व होकर फल बनता है। नेक्स्ट, फिर है कि मृदा ए की निम्न जलवहन और उच्च अंतःस्रवण दर है। इस मृदा में जैविक पदार्थ का स्तर कम है। इस मृदा बी की जलवहन क्षमता उच्च है और अंततः स्रवण दर अति निम्न है। तो इसमें जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक है। कहता है मृदा सी में जलवहन क्षमता, अंतःस्रवण दर और जैविक पदार्थ की मात्रा जो है मध्यम है। मृदा ए बी सी की पहचान करें। तो 150 का होगा दूसरा ऑप्शन। क्या होगा? दूसरा, यानी ए रेत होगा, बी चिकनी मिट्टी और सी गाद होगा। ठीक है, तो ए बी सी क्या होगा? तो ए बी सी की यदि बात करें तो जल क्षमता का क्रम देखिए, जल धारण क्षमता का क्रम, तो चिकनी मिट्टी, ठीक है, ग्रेटर गाद, ग्रेटर होगा लोमी, ठीक है, ग्रेटर रेतीली और ग्रेटर होगा रेतीली मिट्टी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा दूसरा, यानी ए रेत, बी चिकनी मिट्टी, सी गाद। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ इसके अलावा यदि आप लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं या फिर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।